तो लगभग एक हफ्ते बाद अपन फिर मिल रहे हैं कि इतना समय आपको पर्याप्त था कि आप नई किताब खरीद लें। नई किताब मेरे वक्त तक भी आ चुकी है और ये सेशन 2020-2021 की बुक है, चौधरी प्रकाशन की, पटेल चौधरी गोयल शर्मा, और इंग्लिश एडिशन भी शायद आ चुका होगा। अब आप इसको नहीं खरीदी तो आप खरीद लें ताकि अपन इसके जो सवाल हैं वो सोल्व कर सकें। पिछली बार मैंने आपको एग्रीकल्चर इनकम के बारे में छोड़ा था, वीडियो बनाया था। इसको तो वैसे तो अब आप पढ़ लेंगे, फिर भी बेसिकली क्या है कि इंडिया में, भारत में कृषि आय इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में कृषि आय को आयकर से मुक्त रखा गया है और ये धारा 10(1) के अंतर्गत केंद्रीय आयकर से मुक्त है और इसे करदाता की कुल आय में भी सम्मिलित नहीं किया जाता है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ जो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि विदेश में स्थित कृषि भूमि से होने वाली आय केवल किसके लिए है? भारत में साधारण निवासी करदाता के लिए ही कर योग्य होती है। ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन इंडिया। अगर विदेश में भी कृषि आय हो रही है तो वो केवल जो निवास स्थान और के आधार पर कर दायित्व का आपने पढ़ा होगा, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि निवास स्थान के आधार पर कर के दायित्व में भी परिवर्तन होता रहता है। तो पहली चीज़ तो भारत में कृषि आय केंद्रीय कर से मुक्त है। दूसरी बात, विदेश में स्थित कृषि भूमि से भी कोई आय हो रही है तो वो केवल किसके लिए कर योग्य है? भारत में साधारण निवासी करदाता के लिए। लेकिन हमारे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि 74-75 से जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, गैर कृषि आय है, उसके ऊपर जो आयकर का निर्धारण किया जाता है, उस आयकर के निर्धारण के समय कृषि आय को भी ध्यान में रखा जाता है। और यही चीज़ आपको नीचे ये अलग से टिप्पणी में दिखाई गई है। ये देखिए, ये 1973 फाइनेंस एक्ट के जो कि लागू कब से हुआ था? 74-75 से। उसके अनुसार क्या व्यवस्था की गई थी कि इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, या HUF हिंदू अविभाजित परिवार पर जो देय कर की गणना करेंगे हम, जो लाइबल टैक्स है उसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कुल आय में शुद्ध कृषि आय को भी जोड़कर आयकर की पर लागू होने वाली दर निकाली जाती है और उस दर के अनुसार उस पर कर लगाया जाता है। यद्यपि कृषि आय कर मुक्त की गई है, लेकिन कुछ विशेष दशाओं में केवल व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार के कर की गणना करते समय हमें इसको ध्यान में रखना पड़ता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप देख चुके होंगे जो मैंने नोट्स आपको भेजे हैं, ठीक है। तो ये इसका आगे पढ़ेंगे जब हम कर की दरें, छूट तथा राहत वाले अध्याय में। तो बेसिकली एग्रीकल्चरल इनकम क्यों इम्पोर्टेंट है वो इसलिए। अब ये है कि एग्रीकल्चरल इनकम है क्या, तो इसकी जो परिभाषा दी है वो किस में दी है? धारा 2(1)(a) में। और कृषि आय से अभिप्राय निम्नांकित आयों से है, क, ख और ग। ये 3 प्रकार की इनकम आप ध्यान में रखेंगे। पहला तो भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान जिसका प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता है, लेकिन वो कहाँ स्थित होनी चाहिए? भारत में स्थित। अर्थात पहली एग्रीकल्चरल इनकम का पहला जो एस्पेक्ट आ रहा है हमारे पास, वो क्या कह रहा है कि इंडिया में कहीं भी कोई ऐसी भूमि है और उससे प्राप्त किराया हो, रेंट ले रहे हो आप या लीज में आपने दी है लगान, और उसका जो आप प्रतिफल प्राप्त कर रहे हो लगान के रूप में, वो इनकम में शामिल होगी। कब होगी? जब उस भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता हो। और कृषि कार्य क्या है वो आगे हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अब इसी अधिनियम की धारा 214 क्या कह रही है? थर्ड ए और बी में
वर्णित भूमि अर्थात 214 की धारा थर्ड ए और बी में जिस भूमि का जिक्र किया गया है वो क्या होना चाहिए कि 10,000 से अधिक आबादी वाली नगरपालिका की स्थानीय सीमा में होनी चाहिए अथवा स्थानीय सीमा से निर्धारित दूरी के भीतर स्थित भूमि के हस्तांतरण से होने वाली किसी आय, वो आय किस में गिनी जाएगी? पूंजी लाभ में। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ऐसी नगरपालिका या कोई स्थानीय सत्ता जिसकी पिछली जनगणना के अनुसार 10,000 से अधिक आबादी हो और उसकी स्थानीय सीमा, अब स्थानीय सीमा के लिए भी आगे अलग अलग जनसंख्या के हिसाब से अलग अलग दूरी तय की गई है। तो अगर उस स्थानीय सीमा में ऐसी भूमि स्थित हो, जैसे शहर के बीच में भी आपको कई इधर अगर आप जाएंगे गुलाबबाड़ी, पालबिसला वगैरह या इधर अन्य कई उधर फैसागर रोड पे जाएंगे तो आपको बीच में खेत भी देखने को मिल जाएंगे अजमेर। तो शहर के बीच में भी कोई ऐसी भूमि है जिसका प्रयोग कृषि कार्यों में हो रहा है तो वो इसमें शामिल नहीं होगी। अर्थात ऐसी भूमि से कोई किराया प्राप्त हो रहा है या लगान प्राप्त हो रहा है तो वो पूंजी लाभ में मानी जाएगी, कृषि आय में नहीं मानी जाएगी। अब वो सीमा से निर्धारित दूरी के भीतर स्थित होनी चाहिए, ठीक है। और ये निर्धारित दूरी क्या होगी अगले पेज में क्लियर होगा। उपरोक्त ख में क्या माना गया है? सेकेंड इनकम कौन किस प्रकार की? कि उपरोक्त प्रकार की भूमि अर्थात ऐसी भूमि जो भारत में स्थित है, जो ये भारत में स्थित है और जिसका प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है, से प्राप्त आय, और जो वो किससे आय हो? कृषि करने से अथवा कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए किसी क्रिया के करने से अथवा उपज को बेचने से प्राप्त की गई हो। अब ये इसमें तीन तरह की चीज दे दी गई है कि कृषि उपज को पहले तो कृषि करने से कोई आय हो रही है और वो भूमि कैसी हो? जो क में दिखाई गई है, यानी भारत में स्थित भूमि हो और वो इस किसी म्यूनिसिपल नगरपालिका या स्थानीय सत्ता की जो स्थानीय सीमाओं के अंदर स्थित नहीं हो। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कृषि कार्य के लिए प्रयोग की जा रही हो और कृषि कार्य के लिए प्रयोग की गई ऐसी भूमि से कौन सी इनकम प्राप्त हो? जो या तो कृषि कार्य करने से हो या कृषि की उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए किसी क्रिया को करने से हो अथवा उस उपज को बेचने से प्राप्त की गई हो। तो पहला तो लगान और किराया, दूसरा एग्रीकल्चर वर्क से अथवा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सेलेबल बनाने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी की गई हो उससे, या उस उपज को, उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने से प्राप्त हुई हो। तीसरी प्रकार की इनकम कौन सी है? कि उस क में दिखाई गई भूमि पर बने हुए अथवा ऐसी भूमि से लगे हुए मतलब उससे जुड़े हुए किसी मकान की आय जिसका प्रयोग किसान द्वारा अथवा उस भूमि के मालिक द्वारा अपने रहने के लिए किया जाता है या गोदाम के रूप में, भंडार स्टोरेज के रूप में, भंडारगृह के रूप में किया जाता है, अथवा बाह्य भवन एक्सटर्नल हाउस अपने मकान के बाहरी हिस्से के तौर पर यदि वो उसका यूज कर रहा है, तो ऐसे मकान से जो कि ऐसी कृषि भूमि पर स्थित हो जो भारत में हो और जिसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता हो, तो उससे भी कोई आय हो रही है किसी प्रकार की किसान को या उस भूमि के मालिक को, तो वो भी कृषि आय में सम्मिलित होगी। लेकिन इसके संबंध में ये कुछ आगे जो वर्णित दशाएं हैं वो उनकी भी पूर्ति हमें देखनी पड़ेगी कि ऐसी भूमि पर भारत में कोई लगान लगता हो, कोई भी जो लीज टाइप का या कोई भी शुल्क जो कि स्थानीय अधिकारियों या कोई लोकल टैक्स लगता हो ग्राम पंचायतों वगैरह का, या ऐसा कोई हो और वो सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित एवं वसूल किया जाता हो। यदि उस भूमि पर लगान अथवा स्थानीय कर नहीं लगता, यदि मान लो उस पर कोई ऐसा टैक्स वगैरह नहीं लग रहा और तो वह भूमि स्थानीय सीमा में स्थित नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और स्थानीय सीमा से निर्धारित दूरी के अंदर भी स्थित नहीं होनी चाहिए, तब जाके वो कृषि आय में शामिल होगी।
इसी तरह थर्ड देखिए कि यदि ऐसी नगर पालिका अथवा कैंटोनमेंट बोर्ड की जनसंख्या, इसमें 3 कंडीशन दी गई है स्थानीय सीमा के बारे में। सेकंड में जो कहा ना कि स्थानीय सीमा के भीतर स्थित नहीं होनी चाहिए, तो इसमें 3 कंडीशन आपको ये बता रहा है। पहला कि यदि ऐसी नगर पालिका अथवा कैंटोनमेंट बोर्ड की जनसंख्या 10,000 से अधिक है लेकिन 1 लाख तक, 1 लाख तक है, 1 लाख से अधिक नहीं है, यानी 10,000 से अधिक लेकिन 1 लाख तक, तो स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर के अंदर वो भूमि। और यदि ऐसी नगर पालिका अथवा कैंटोन जनसंख्या 1 लाख से भी अधिक है लेकिन 10 लाख से अधिक नहीं है, तो ऐसी नगर पालिका की स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर के अंदर। और ऐसी कोई नगर पालिका अथवा कैंटोनमेंट बोर्ड की जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है तो फिर ये सीमा, स्थानीय सीमा 8 किलोमीटर की हो जाती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर उस सीमा को दर्शा रहे हैं जो इस सेकंड के अनुसार होना चाहिए। और वो कब होना चाहिए? यदि उस भूमि पर लगान अथवा स्थानीय कर नहीं लगता है। पहली कंडीशन तो ये है कि उस पर कोई भूमि पर लगान या स्थानीय कर नहीं लगता हो और ऐसी भूमि उस नगर पालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा में भी स्थित नहीं हो। फर्स्ट के अनुसार तो जिस पर भी कोई लगान लग रहा है या कोई म्यूनिसिपल कोई भी लोकल टैक्स लग रहा है जो कि सरकार की संस्था या सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है और वसूल किया जाता है, तो ऐसी भूमि, इस पर बने हुए मकान या उस मकान के किसी हिस्से से कोई आय प्राप्त हो रही है तो वो कृषि आय में शामिल होगी। तो ये जो खे गए और है, तो गए के संबंध में ये कुछ स्थानीय सीमाओं वाला और ये लगान लगता हो। पहला तो लगान लगता हो, यदि लगान नहीं लगता हो तो फिर स्थानीय सीमाओं के अंदर भी वो स्थिति नहीं होनी चाहिए, तभी उस भूमि पर बने हुए मकान या उस मकान के से अन्य किसी उपयोग से कोई आय प्राप्त हो रही है तो वो कृषि आय मानी जाएगी। अब इसके लिए बाद में आइए नेक्स्ट कि आबादी या जनसंख्या से आसे पिछली जनगणना के अनुसार, तो अभी हमारी तो जनगणना 2021 में होगी नई, है ना, उसका कार्य शुरू हो चुका है वैसे तो, है ना। तो ये 2021 की जनगणना के जो आंकड़े प्राप्त होंगे उसके अनुसार ये 1 लाख से कम, 1 लाख से अधिक और 10 लाख तक या 10 लाख से अधिक हो का वो निर्धारण किया जाएगा। फिर सेकंड इसमें कहा कि ये जो स्थानीय सीमा से निर्धारित दूरी का जो मापन है वो जमीन से नहीं बल्कि हवाई मार्ग के आधार पर किया जाएगा। जमीन पर तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए आपको हो सकता है कई तरह से घूम फिर के जाना पड़े, तो ये कुछ बेसिकली तो एग्रीकल्चर इनकम हमारे कब काम आएगी, प्रैक्टिकल करेंगे तब जबकि व्यक्ति या हिंदू है विभाजित परिवार की आय पर कर की गणना करनी हो और उस कर की गणना के लिए कृषि आय का यदि दिया गया तो उसको जोड़कर उस पर कर की गणना की जाती है, तब जरूरत पड़ेगी। लेकिन चूंकि थ्योरेटिकल में ये प्रश्न आते रहे हैं और ये फर्स्ट चैप्टर में इसीलिए शामिल है, आप देखेंगे तो इसके क्वेश्चंस भी आपको तैयार करने को मिल जाएंगे। सेकंड जो आ रहा है कि कृषि के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाना। अब चूंकि इसमें ऊपर जब हमने देखा ना ऐसी भूमि जो कृषि कार्यों में प्रयोग होती, तो कृषि के कार्य कौन कौन से हैं उनको भी समझाया गया। वो 2 तरह के हैं। पहला तो है प्राथमिक क्रियाएं, और इसमें एक मुकदमा चला था, उस मुकदमे में जो निर्णय दिया गया था उसके अनुसार कृषि क्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला प्रारंभिक क्रियाएं, दूसरा बाद की क्रियाएं। प्रारंभिक क्रियाएं के कौन कौन सी? जो एक कृषक अपनी भूमि पर पौधा निकलने के पहले करता है, जैसे जोतना, पानी देना, बीज बोना वगैरह वगैरह। और दूसरी क्रियाएं कौन सी? वे जो पौधा निकलने के बाद की जाती है, जैसे निराई करना, गुड़ाई करना, सिंचाई करना, पौधे की कीड़ों या जानवरों से रक्षा करना आदि आदि। इनमें से अब ध्यान में रखना है कि ये प्राथमिक और जो बाद की क्रियाएं हैं, कि प्रारंभिक जो क्रियाएं हैं उन्हीं को कृषि कार्य में शामिल किया गया है। पहली चीज तो ये।
अर्थात जोतना, पानी देना, बीज बोना आदि। फिर दूसरा क्या किया गया है कि ये जो निराई करना, गुड़ाई करना, सिंचाई करना, पौधों की कीड़ों में जानवरों से रक्षा करना, ये जो बात की क्रियाएं हैं इनको कृषि क्रियाओं में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो फिर और संक्षेप में ये किया गया कि जोता गया हो, पानी दिया गया हो, बीज बोया गया हो तो उस भूमि पर कृषि क्रिया की गई है। इसी स्पष्टीकरण के आधार पर ये आगे इससे जब उदाहरण देखेंगे, अनसोल्ड देखेंगे तो ये इनके संबंध में आपको पूछा जाएगा। स्वतः उगने वाले बांस है, वृक्ष है या जंगली घास से प्राप्त होने वाली आय क्यों कृषि आय नहीं कही जाती? वो इसी स्पष्टीकरण के आधार पर, क्योंकि इनके लिए ये प्रारंभिक या प्राथमिक क्रियाएं नहीं की गई है जो कि कृषि क्रियाओं में शामिल होती है। फिर इसी तरह आगे कहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि पर कृषि क्रियाओं के परिणाम स्वरूप कोई फसल उत्पन्न हुई है, उस खड़ी हुई फसल को खरीद लेता है और फिर उसे काट कर बेचता है, तो यह भी प्रारंभिक क्रियाओं में नहीं आती, क्योंकि उसने न तो भूमि को जोता है, न भूमि में पानी दिया है, न बीज बोया है, आदि क्रियाएं की है। इसलिए इसको भी हम कृषि आय नहीं मानते। फिर ये एक वित्त अधिनियम 2008 से एक संशोधन किया गया। नर्सरी में उगाए गए पौधों या पौध जो तैयार की जाती है वो जरूरी नहीं है कि उसके लिए भूमि को जोता जाए, वो गमलों में भी तैयार हो सकती है। और आजकल तो प्लास्टिक के और कई तरह के उसमें वो पौधे तैयार किए जाते हैं। तो नर्सरी में उगाए गए पौधों या पौध के लिए सैपलिंग, ये इंग्लिश वर्ड ध्यान रखना क्या सवाल में कहीं आए तो, सैपलिंग एंड सीडलिंग से होने वाली आय को कृषि आय माना जाएगा, भले ही ये प्रारंभिक क्रियाएं जोतना, पानी देना, बीज बोना आदि की गई हो या नहीं की गई हो। अब इसके आधार पर जो अगले कृषि आय के प्रकार है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो पर बनाएंगे। किताब नहीं खरीदी तो आप खरीद लें, ताकि ये थोड़ा बहुत समझा के फिर अपन सीधे इसके जो प्रैक्टिकल सवाल हैं वो कर सके।